everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. So लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उनकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टेट्राहेड्रल के साथ। सो वीबीटी थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास 4 लाइगेंड्स आएंगे तो वो 2 तरह के हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर इन वीबीटी थ्योरी। इससे पहले वाले में ऑक्टाहेड्रल था, वहां पे 6 लाइगेंड्स थे, यहाँ पे 4 लाइगेंड्स होंगे, राइट। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है NiCl4 2 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। तो आपको निकल के लिए फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको पता है हम कैसे करते हैं। सिमिलरली आप लोग यहाँ सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल पे आएगी ऑक्सीजन स्टेट +2, और ये आपको सॉल्व करके हमेशा दिखानी है क्वेश्चन में। जब भी आपने इसको वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, इसका बिहेवियर बताना है, राइट। तो इसमें आप देखोगे निकल की अब आपने निकाली, पहले आप निकल के लिए एटॉमिक नंबर, वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। फिर आपने देखा +2 के लिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो निकल के लिए आपके पास आ गई 3d8 4s2, और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 4s से जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से बाहर जाएंगे पहले। तो यहाँ से गए और हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव आयन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो आर्गन 3d8 आएगी, राइट। आफ्टर दैट आपको पता है, एक बार हमने ये लिख ली कॉन्फ़िगरेशन, अब हम इसकी ऑर्बिटल लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सो हम लोग क्या करेंगे, अब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। वी हैव 3s, सिंपली हम 3d से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, देन 4s 4p 4d, 3d 4s 4p एंड 4d। निकल में हमारे पास थे d8 और 4s2, और जब निकल 2 पॉजिटिव बना तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई, जो मैं इसी में चेंज करूंगी। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं निकल 2 पॉजिटिव में, राइट। अब उसके बाद आपको शो करना है क्लोरीन कहाँ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन वीक लाइगेंड में आता है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, तो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे sp3 में। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 क्लोरीन हैं वो हमने यहाँ शो कर दिए, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये था S, ये था P, और ये 3 P है तो इसकी हाइब्रिडेशन आ गई sp3, और 4d हमारे पास एम्प्टी रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास हाइब्रिडेशन आ गई sp3, राइट। और अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इसकी शेप जो आएगी वो टेट्राहेड्रल है, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आपने +1 में पढ़ी हुई है, sp3 में हमारे पास शेप रहती है टेट्राहेड्रल, राइट। इस तरह से आपने ये किया। अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास आ गया साइनाइड। अब यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगेन आप फाइंड करोगे, सेम रहेगी, निकल 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, बिकॉज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फ्री लाइगेंड, आपने देखा था ऑक्टाहेड्रल केस में भी साइनाइड ने क्या किया था, पेयरिंग कर दी थी। तो जब निकल 2 पॉजिटिव बना और जब साइनाइड ने इसको अप्रोच किया, उस टाइम पे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर अप हो जाएंगे। तो क्लोरीन के पास एक ये ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास ये 4 क्लोरीन आएंगे। यही डिफरेंस है जो मैं आपको उस दिन भी बता रही थी
सैटरडे जो हमने लेक्चर अटेंड किया था उसमें भी आपने पढ़ा था वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स क्या करते हैं, जो आयन होता है हमारा उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं और वो जो एम्प्टी स्पेस है वो यूज अप कर लेते हैं। तो ये आपके पास अब हाइब्रिडेशन क्या आएगी, DsP2, और ये हाइब्रिडेशन होती है स्क्वायर प्लेनर के लिए। तो लाइगेंड चाहे दोनों में सेम है, नंबर ऑफ लाइगेंड दोनों में सेम है, 4 ही है, बट वहां पे वीक फील्ड लाइगेंड था तो हाइब्रिडाइजेशन आई थी sp3 और शेप आई थी टेट्राहेड्रल। बट अगर लाइगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो उस टाइम पे हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो DsP2 आएगी और जो शेप आएगी वो स्क्वायर प्लेनर। और यही डिफरेंस है हमारे पास VBT। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे या फिर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें जब 4 होगी, तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होती है और अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा रहती है, राइट। तो ये क्वेश्चन है जो, और यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है तो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। और आप इसकी शेप अगर ड्रॉ करोगे स्क्वायर प्लेनर की तो इस तरह से आएगी, निकल 4 आपके पास साइनाइड है Cl और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर में। और इससे पहले जो आपने निकल बनाया था NaCl का, उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, वो था टेट्राहेड्रल। तो आप देख सकते हो दोनों में निकल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +2 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही है, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड्स यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन आती है स्ट्रक्चर में और हाइब्रिडाइजेशन में, जिसके कारण मैग्नेटिक बिहेवियर भी वेरी करता है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ होमवर्क, जो आप स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में से फाइंड करना कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जाम्पल नंबर 3, और फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थर्ड आपने जो खुद सॉल्व करना है, निकल कार्बोनिल। और इसकी भी आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, नेचर ऑफ लाइगेंड बतानी है, और देन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वो नेचर बतानी है। आफ्टर थर्ड, फोर्थ आपने करना है जिंक अमोनिया, एंड फिफ्थ आपको करना है कॉपर अमोनिया 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से आप लोग को कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो सकता है पेपर्स में, तो आपको उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी नेचर, उसके बारे में बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है और जो स्ट्रक्चर बनेगा कंपाउंड का वो कैसा आएगा, राइट। एक और कर लेना, 6th वन, CuCl4 2 नेगेटिव। अब ये तो हो गया टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर इन VBT। ऑक्टाहेड्रल हमने उस दिन कर लिया था। अब हम बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स बता रहा है, जो आपने वर्नियर थ्योरी पढ़ी थी उसमें हम स्ट्रक्चर्स नहीं बता पाए थे बिकॉज वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, बिकॉज वहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता लग रही थी, हम लोग वहाँ पे ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस नहीं लिख रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे ये बिहेवियर एब्सेंट थे और वही उसकी लिमिटेशन थी। ना ही वो कलर बता रहा था, ना ही वो शेप बता रहा था। यहाँ पे हमें कलर भी पता लग रहा है, हमें शेप भी पता लग रही है। कलर कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है, राइट। मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो VBT को अच्छा प्रूव करती हैं वर्नियर थ्योरी से, बट स्टिल इनमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, अब हम वो कवर करेंगे। सो राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ VBT। ये क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने आपको 4 दिए हैं, हो जाएंगे, इजी हैं। बस आपको ध्यान रखना है लाइगेंड कौन सी टाइप का है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वेदर इट इज अ वीक फील्ड लाइगेंड, राइट। Write down the limitations of VBT. This theory does not explain why certain complexes are high spin and other complexes are low spin
although the central metal atom in them is same as in same oxidation state. For example, अगर आप ये कंपेयर करते हो COF63 नेगेटिव और CONH3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोबाल्ट में दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिफरेंट और वी कैन से चेंज आती है। ऐसा क्यों? दोनों में उसकी ऑक्सीजन स्टेट सेम है। तो कहते हैं जो COFP63 नेगेटिव है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑल्दो जो मेटल है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, वो दोनों में सिमिलर है। After this, next limitation is magnetic behavior of certain complexes is also misleading in certain cases. कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं होता बट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल वो रिप्रेजेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल 2 पॉजिटिव इट कैन बी पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी डायमैग्नेटिक, बट क्यों ये समझ में नहीं आता, राइट। थर्ड लिमिटेशन है This theory fails to explain the type of hybridization in certain cases. कुछ केसेस में हाइब्रिडाइजेशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू VBT अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये जो कंपाउंड है ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, राइट, बट इट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। देयरफॉर दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दिस। इसकी एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं दी थी हमें। आफ्टर दिस फोर्थ लिमिटेशन इज दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब कलर कौन सा आएगा वो उसके बारे में नहीं पता लगता, इतना पता लगता है कि कलर कंपाउंड आएंगे बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फिफ्थ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है ये हमें नहीं पता लगता, जितना भी हमने पढ़ा उसमें कभी भी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, राइट। और द लास्ट और सिक्स्थ लिमिटेशन इज This theory does not give any distinction between weak field ligand and strong field ligand. इस थ्योरी में हमें ऐसा कहीं डिफरेंस नहीं पता लग रहा कि वीक फील्ड लाइगेंड क्यों है, उनको वीक फील्ड लाइगेंड ही क्यों बोला गया है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला गया उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों बोला गया। बिकॉज आपको मैंने ये बता दिया था कि हमारे पास ये ऑर्डर है जिसको आपको फॉलो करना है स्ट्रॉन्ग और वीक का, बट क्यों फॉलो करना है ये आपको नहीं बताया गया अभी तक, और ये VBT में हमें बताया भी नहीं गया था। हमें बस सीरीज दे दी गई थी और बोल दिया गया था ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेंगे और ये वीक फील्ड रहेंगे, बट क्यों उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये भी एक मेन लिमिटेशन रहती है VBT की। सो टू कवर दीज लिमिटेशंस हमारे पास नई थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम उस थ्योरी को स्टडी करेंगे अभी। आई होप आपको वर्नियर थ्योरी और VBT की थ्योरी के बारे में अच्छे से अब सब पता है। So our next theory is CFT crystal field theory। तो अब देखते हैं इस थ्योरी में हमें कैसे लिमिटेशंस कवर करी हमने VBT की और कैसे इसने अपनी थ्योरी को अच्छा प्रूव किया, इस थ्योरी ने कैसे हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताया, राइट। सो पहले हम इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स करेंगे। According to crystal field theory, metal ligand bond is ionic and not coordinate। इस थ्योरी ने हमें बताया कि जो मेटल और लाइगेंड के बीच का बॉन्ड है वो क्या है, वो आयनिक है, वो कोऑर्डिनेट नहीं है। जो लास्ट थ्योरी थी उसने हमें बोला था कि ये जो बॉन्ड होता है ये कोऑर्डिनेट होता है। तो पहला तो यही था कि मेटल लाइगेंड का बॉन्ड जो होता है वो आयनिक है। सेकेंड पोस्टुलेट था इस थ्योरी का, there occurs electrostatic forces of attraction between the metal ions and ligands। तो मेटल और लाइगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है, इस थ्योरी ने हमें बताया था। because such type of forces are present among ions in crystal, therefore this theory is called as a crystal field theory। because आपने पढ़ा हुआ ये चैप्टर नंबर 4 में क्लास 11th में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो आयंस के बीच में होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनके बीच में ये फोर्सेस होती हैं। और हमारे पास जो मेटल है, हमने अभी जितने भी थ्योरीज पढ़ी है वहां पे हमने मेटल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज लिखा है, राइट, प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, तो वो आयन है।
और जो लाइगेंड होते हैं वो भी हमने पढ़ा है, चार्ज है, नॉन चार्ज है, प्लस है, माइनस है। तो इसका मतलब आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, तो यहाँ पे भी मेटल लाइगेंड के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और ये फोर्सेस क्रिस्टल्स के बीच में होती हैं, राइट। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देन द थर्ड पोस्टुलेट इज if ligands are negatively charged, then force of attraction is between oppositely charged metal ion and negatively charged ligand. On the other hand, if ligands are neutral, then force of attraction is ion dipole type. अगर हमारे पास न्यूट्रल लाइगेंड आ जाता है तब हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन आ जाती है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शंस या आयन डाइपोल इंटरेक्शंस वही एग्जिस्ट करती हैं, राइट, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। Then fourth postulate is this theory considered ligand as a point of negative charges and metal ion as a point of positive charges. इस थ्योरी ने हमें बताया कि जो हमारे पास लाइगेंड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं और जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज हैं। These ligands are arranged around a central metal atom or ion in such a way so that repulsion among the ligand is minimum and hence geometry of the complex is definite. मतलब यहाँ पे रिपल्शंस को मिनिमाइज करके बताया गया, मतलब मेटल और लाइगेंड्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि रिपल्शन कम से कम हो, और अगर रिपल्शंस कम होंगी तो हमें पता है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। आफ्टर दिस फिफ्थ पोस्टुलेट इज all the 5d orbitals of central metal ion have same energy. These are called as degenerate orbitals. जो हमारे पास ये d ऑर्बिटल्स होते हैं ये पांचों के पांचों डीजेनरेट हैं, इनकी सबकी एनर्जी कहते हैं सेम होगी, राइट। When ligand approach central metal ion, then their degeneracy is lost. जब तक लाइगेंड नहीं है, जब तक सिर्फ मेटल है अकेला, तब तक इन सबकी एनर्जी सेम है, बट जैसे ही इसको लाइगेंड अप्रोच करता है तब इनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, इनके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग जो होती है दो सेट में होती है, T2G सेट और EG सेट में। तो ये थे हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स। अब 5th पोस्टुलेट की हमें शो करनी होगी स्प्लिटिंग कैसे होती है, राइट। उसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है। ये आपने क्लास 11th में करा था, अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। पहला आपने पढ़ा था dxy, dyz, dzx, देन dx² - y² एंड देन dz²। आई होप आपको याद हो, राइट। ये है डीजेनरेट, और जब इनको लाइगेंड अप्रोच करेगा तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, तो इनकी जो डीजेनरेसी है वो ब्रेक हो जाती है। हमारे पास दो सेट आते हैं, T2G और EG सेट। In octahedral complexes, 6 ligands are represented by point of negative charges and central metal atom pointed by the positive charges. अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो हमारे पास इस तरह की ज्योमेट्री रहती है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ रहेगा, लाइगेंड्स ये 6 पोजीशंस पे रहेंगे। The arrangement of ligand around the central metal in such a way so that they approach central metal along x, y and z axis. तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं 3 एक्सिस की, तो हम इसके अराउंड अगर z ले रहे हैं, इसके अराउंड हम x एक्सिस ले लेंगे और इसके अराउंड हम y एक्सिस ले लेंगे। तो एक ये एक्सिस आ गई, एक ये एक्सिस आ गई और एक ये एक्सिस आ गई, तो लाइगेंड जो है वो इन एक्सिस के सराउंडिंग में है, राइट। There occurs repulsion between the ligands and d orbital of central metal atom, due to which energy of ligand is increased. तो कहते हैं जब ये लाइगेंड ऐसे अरेंज होते हैं तो यहाँ पे जो d ऑर्बिट होता है मेटल का सेंटर का, वो जो है रिपल्शन फील करता है, जिसके कारण क्या होता है एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है लाइगेंड्स की। एंड इफ ligands forms spherical symmetrical field around the d orbital, then energy of 5d orbital
इंक्रीजेस इक्वली। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई लाइगेंड है राइट, और यहाँ पे जो मेटल है इसके डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इसका डी आएगा ऑर्बिटल राइट, 5 इसके ऑर्बिटल आएंगे और यहाँ पे लाइगेंड है, तो इनके बीच में रिपल्शन बनने के कारण अगर इनकी एनर्जी हाई होती है तो इक्वली एनर्जी इनकी भी हाई हो जाती है राइट। So if ligand forms spherical symmetrical field around d orbital, then energy of 5d orbital increases equally. This is called as a average energy of d orbital, और वही एनर्जी d orbital की एवरेज एनर्जी होती है in symmetrical field and it calls as a barycenter, और उसको हम बोलते हैं barycenter, मतलब वो एक बैरियर है क्योंकि लाइगेंड्स के कारण उतनी एनर्जी मेटल के d ऑर्बिटल्स को अटेन करनी ही पड़ेगी। बट जो ये दो हैं, ये तो हमने बात करी उनकी जो x, y और z के अकॉर्डिंग ये तीनों रेंज थे। जो ये दो हैं ऑर्बिटल्स, बट dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल हैव देयर लूप्स ऑन द x, y एंड z एक्सिस। इनकी लूप्स इन एक्सिस के अराउंड होती हैं, क्योंकि जो ये लाइगेंड्स होते हैं इन बिटवीन होते हैं। आपको याद होगा अगर आप x और y लेते हो तो dxy यहाँ पे एग्जिस्ट करता है राइट, और अगर आप लोग ड्रॉ करते हो yz तो ये yz रहता है। तो ये तो लाइगेंड्स इन एक्सिस के इन बिटवीन रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, एक ये एक्सिस ले लो, एक आपके पास ये y एक्सिस आ जाएगी राइट, और एक आप z एक्सिस ले लो, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, 3 डायमेंशनली कोई भी एक्सिस आप अप्लाई करो सेम ही रहेगा राइट। तो अगर हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं x, y, z, तो अगर आप इन 3 ऑर्बिटल्स की बात करो, कोई मेटल जो सेंटर में है तो उसके लूप्स जो है इन बिटवीन एक्सिस होंगे, बट इन दोनों के जो लूप्स हैं वो ऑन द एक्सिस है राइट। देयरफॉर दे फील मोर रिपल्शन, जिसके कारण इनके कारण तो रिपल्शंस और ज़्यादा हो जाती हैं। देन dx² dyz and dzx, therefore 5d orbitals split into 2 sets. One set of orbital with high energy contain dx² - y² and dz². It is called as a Eg set. जो ये सेट है ये रहता है dx² - y² और dz² के लिए, और जो बाकी बचे dxy, dyz और dzx ये आते हैं आपकी लो एनर्जी के राइट। Therefore this splitting of d orbital is called as a crystal field splitting, और इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब इस स्प्लिटिंग को हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर आपको एक बार मैं लेमन लैंग्वेज में थ्योरी फिर से समझा दूंगी। आपने यही पढ़ा है राइट। अगर हमारे पास मेटल आयन है फ्री, तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो रहेंगे डीजनरेट विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड। बट जैसे ही लाइगेंड आता है तो ये सेट जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और एक बनता है हमारे पास T2G सेट और एक बनता है EG सेट। अब ये जो सेट बने हैं ये हाई एनर्जी के रहेगा और ये रहता है लो एनर्जी में। और यहाँ पे जो आपने वर्ड पढ़ा है डीजनरेट, इसका मतलब होता है सेम एनर्जी। ये पांचों एक ही लेवल पे हैं, मतलब इन सबकी एनर्जी सेम है। जब लाइगेंड आया तो रिपल्शन बढ़ी, तो जो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी बहुत हाई होगी तो वो ऊपर चले गए, और इनकी एनर्जी थोड़ी सी इनके कंपैरिजन में कम होगी तो वो नीचे आ गई। तो हमारे पास दो सेट बन गए, T2G सेट एंड EG सेट। एंड द डिफरेंस बिटवीन T2G set and EG set of orbital is called as a crystal field splitting. तो crystal field theory basically क्या है? splitting। तो ये आ गई crystal field splitting between the two sets। जो difference generate हुआ that is crystal field splitting और crystal field stabilization energy, and it is represented by delta naught।
energy of EG set of orbital is plus 0.6 डेल्टा नॉट। इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है सेंटर से जो इनकी एनर्जी रहती है वो प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, और जो नीचे वाली एनर्जी है दैट विल बी योर माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। अपर लेवल की एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा नॉट और लोअर की माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। तो ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी और ये स्प्लिटिंग क्यों और ये इसके बारे में पता लग गया होगा। फर्दर इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कुछ नहीं पता लगा है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर योर डाउट्स, but do practice these diagrams and try to understand the postulates. Thank you for watching my video and do share with your friends. Don't forget to subscribe my channel. Keep learning. See you in the next lecture. Till then, bye bye.